नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु पाल स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल गुरुकुल फार्मा में। गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर के, जिसका सब्जेक्ट नेम है पैथोफिजियोलॉजी और कोर्स कोड है BP 204T। और जिसका हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की, जो कि इस सब्जेक्ट में हमें देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है, तो इसे हम देखते हैं आखिर ये कहाँ से आया। तो ये ग्रीक वर्ड के पैथोज वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन है फीलिंग या फिर सफरिंग। फीलिंग और सफरिंग का मतलब आपको समझ आ रहा होगा। और लॉजिया एक वर्ड इसमें और आता है ना, ये पैथोज एंड लॉजिया से मिलकर के बना हुआ है ये पैथोज और ये लॉजिया। लॉजिया का मतलब है द स्टडी ऑफ, मतलब इसका सिंपल सा ये हो गया कि हम इसमें ये ऐसे स्टडी कर रहे हैं जो कि फीलिंग या सफरिंग है किसके, पैथोजन के, यानी कि हम जो भी डिजीज है उसके कॉजेज, ओरिजिन और नेचर ऑफ डिजीज की बात कर रहे हैं। तो ये मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम बात करते हैं कोई भी डिजीज अगर कॉज हो रही है तो वो कहाँ से कॉज हो रही है, उसका ओरिजिन कैसे हो रहा है, वो डेवलप कहाँ से हो रही है और उस डिजीज का नेचर क्या है, मतलब नेचर ऑफ डिजीज। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कॉज, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ डिजीज। और यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, और ये क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर ऑफ डिजीज एंड इट्स कॉज, प्रोसेस, मैकेनिज्म एंड इफेक्ट। बहुत सिंपल से वर्ड में आपको देखने को मिल रहा है कि डिजीज का मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि कोई भी डिजीज जब हमारी बॉडी में कॉज होती है तो उसका मैकेनिज्म, कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। लाइक अगर हम बात करें अपने इम्यून सिस्टम की, जो कि हमारी बॉडी में होता है, हम सबकी बॉडी में होता है, ह्यूमन, एनिमल सब में होता है। तो जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो क्या होता है, बहुत सारी डिजीजेस हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। तो बहुत सारे डिजीजेस के बढ़ने का खतरा हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कभी कभी हार्मफुल भी हो सकती हैं। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो क्या होता है, वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। तो जो एंटीबॉडी क्रिएट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, सिंपली इस चीज को हमें जानना है। तो कहाँ से होता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करता है। तो यही है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है पैथोफिजियोलॉजी। अभी तक तो हमने जाना पैथोलॉजी और कुछ और इसके पीछे के कुछ बातों को समझा। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। आखिर पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये पैथो का मतलब तो मैंने बता दिया, ठीक है। पैथो का मतलब था फीलिंग और सफरिंग, और लॉजी का मतलब स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें है फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी का मतलब है हम कहीं ना कहीं हम बॉडी की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या है, द फंक्शनल चेंजेस। कैसा फंक्शनल चेंजेस, अब ये फंक्शनल चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, एसोसिएटेड विथ रिजल्टिंग फ्रॉम डिजीज और इंजरी। अब ये जो डिजीज और इंजरी है ये कहाँ पे हो रही है, बॉडी में हो रही है। हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी ही कुछ ऐसी है कि हम अपने बॉडी की फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी कि डिजीज या फिर इंजरी की बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज या फिर इंजरी है ना। तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी, इसकी स्टडी हम इसके अंदर कर रहे हैं, हमारी बॉडी के फंक्शनल चेंजेस की बात कर रहे हैं हम। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूं तो क्या है, इन्फ्लामेशन इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। समझ आ रहा होगा, इन्फ्लामेशन क्या है, सूजन। अगर आपकी बॉडी में सूजन आ रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहां पे कोई इंजरी हुई होगी। कभी किसी को आपने देखा होगा चोट लगता है, अगर तो चोट लगता है तो उस जगह पे वो सेल्स जो होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं। तो स्वेलिंग को हम क्या कह रहे हैं, इन्फ्लामेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, कि उसमें हो सकता है उसमें कुछ वेस्ट वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें फिल हो गए हों, भरे हों,
तो इससे भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इंजरी से जो इन्फ्लामेशन का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि बॉडी का कोई फंक्शनल चेंजेस हो रहा है। अब वो फंक्शनल चेंजेस इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, यानी कि कोई बाहरी इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंजरी जो है वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट बात करूं अगर मैं, पैथोजेनेसिस, सिंपल सा नाम है, कहते हैं नाम में ही छुपा होता है उसका मीनिंग। अब मैं बताऊं पैथोजेनेसिस में आपको समझ आ रहा हो। अगर आप पैथो का मतलब समझ गए यहाँ पे, तो आपको जेनेसिस का मतलब भी समझ आ जाएगा। क्योंकि जब तक हम चीजों का तोड़ मड़ोड़ के नहीं पढ़ते हैं, तब तक चीजें हमें समझ नहीं आती है। तो चीजों को जितना डीपली पढ़ेंगे, जितना तोड़ मड़ोड़ के पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा, उतनी ही लंबे समय तक हमें चीजें याद रहेंगी और हम बेहतर से बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे और अच्छे से अच्छा नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में आपको समझ आ रहा होगा, इसमें जेनेसिस वर्ड क्यों लगा हुआ है। तो मतलब पैथो का मतलब डिजीज, हमने समझ लिया, डिजीज, इंजरी, जो भी सफर कर रही है, बॉडी में सफरिंग हो रही है, फीलिंग हो रही है, तो उससे क्या है, इट इज द मोड और मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज के डेवलपमेंट का क्या मोड है, किस मैनर से डिजीज हमारी बॉडी में डेवलप हो रही है, वो किस मैनर, किस स्टेप से बॉडी में डेवलप हो रही है, सिंपली इसके स्टडी पैथोजेनेसिस कहलाती है। समझ आ गया, क्लियर है बिल्कुल। अब नेक्स्ट बात करते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी आपको बी फार्मेसी में हर सेमेस्टर में आपको मिलेगा। अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें भी आपको सबसे पहले इटियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको डिजीजेस के कॉज नहीं पता होंगे, तब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ट्रीटमेंट करने से पहले हमें जरूरी है उसके कॉज एंड साइन एंड सिम्टम्स को जानना। ठीक है, तो अगर हम बात करें इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मतलब है सिंपली द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज, डिजीज के कॉजेज की स्टडी करना, दैट इज इटियोलॉजी। इटियोलॉजी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा और इस चैप्टर में ये सारे टर्म्स बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बार रिपीट होंगे। और आप बी फार्मेसी करेंगे तो उसमें तो पूरे बी फार्मेसी में मतलब हर सेमेस्टर में ही आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेल इंजरी। ठीक है, अब सेल इंजरी क्या है? सेल इंजरी का मतलब है कि अगर सेल्स पे, सेल इंजरी कैसे होगी कि सेल्स पे कोई ना कोई स्ट्रेस पड़ रहा है, आप थप्पड़ मारते हो तो आप देखते हो कि फेस रेड हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सेल्स इंजर्ड होती है, लेकिन वो क्या होता है, वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ना, सेल इंजरी क्या है, जब सेल्स पर कोई स्ट्रेस पड़ रहा है। यहाँ पे इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस पड़ रहा है। अब वो स्ट्रेस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, यानी कि सेल इंजरी जरूरी तो नहीं है कि इसकी सिर्फ स्किन के सरफेस पे ही हो, हमारे टॉपिकल एरिया पे हो, नहीं है ना। तो ये इंटरनल बॉडी पार्ट में भी सेल इंजरी होती है, क्योंकि बॉडी ही पूरे सेल से मिलकर के बनी हुई है। तो ये हो गया आपका सेल इंजरी। अब बात करते हैं, मैंने कहा सेल स्ट्रेसेस, यानी कि सेलुलर स्ट्रेसेस, इस चीज को हम सेल और सेलुलर दोनों बोल सकते हैं। क्लियर? तो अब ये सेलुलर स्ट्रेसेस क्या है? ये क्या है, जो बॉडी का इन्वायरमेंटल कंडीशन है सेल्स का, हम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स का जो नॉर्मल एबिलिटी है उसकी होम्योस्टेसिस की, सेल्स के होम्योस्टेसिस की जो नॉर्मल एबिलिटी है, उस कंडीशन को ये डिस्टर्ब कर देता है। जब कोई भी चीज डिस्टर्ब होता है तो जैसे नॉर्मली काम कर रहा होता है उस तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसलिए सेल्स जो है, तो जब ये सेल्स के सेलुलर होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करेगा, यानी कि सेल्स घायल होगी, सेल इंजर्ड होगी। ठीक है, समझ आ गया? तो ये है सेलुलर स्ट्रेसेस। अब बात करते हैं हम सेलुलर एडॉप्टेशंस की। मैं कहती हूँ कि बहुत सारी चीजों का मीनिंग आपको उसके वर्ड में ही नजर आ जाता है। अब ये है एडॉप्टेशन। ठीक है, कुछ ना कहीं आपको थोड़ा मोड़ा समझ आ रहा होगा,
फिर भी मैं बात करती हूँ, जैसे जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करती है बॉडी के इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वो सरवाइव तभी कर पाएगी जब हम बॉडी में उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई चेंजेस करेंगे, ठीक है। जब तक कोई चेंजेस नहीं होगा तब तक वो अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगी। एडजस्टमेंट विद द चेंजेस इन दियर इन्वायरमेंट और एडॉप्ट, वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं, जब तक चेंजेस नहीं करेगी तब तक वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो चेंजेस बहुत जरूरी है, इसी को कहते हैं सेलुलर एडॉप्टेशन। आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी। क्या इसके सिद्धांत हैं, किस प्रिंसिपल्स पे हमारी जो सेल इंजरी है वो होती है, आफ्टर इंजरी हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उस प्रिंसिपल की हम बात करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे देखा जो नॉर्मल सेल है होम्योस्टेसिस, इसके पहले हमने आपको बताया होम्योस्टेसिस क्या है, उसके नॉर्मल कंडीशन को सेलुलर होम्योस्टेसिस के नॉर्मल कंडीशन को जब वो डिस्टर्ब कर देता है तो वो हमारा कहलाया था सेलुलर स्ट्रेस। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे स्ट्रेस पड़ा यानी कि एडॉप्टेशन हुआ, सेल्स हमारी एडॉप्ट की उसको। अब ये जो इनएबिलिटी है एडॉप्टेशन की, मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पाई, वो उसे एडॉप्ट नहीं कर पाई, तो क्या हुआ, सेल इंजर्ड हुआ, सेल की इंजरी हुई। अब जो ये नॉर्मल सेल था ये स्टिमुलस भेजा सेल्स इंजरी को, हमें हमारे नर्वस सिस्टम से जो है वहां पे हमें स्टिमुलाई पहुंचा कि हाँ हमारी सेल्स जो है इंजर्ड हुई है। अब बात करते हैं अगर इसके सीवियर प्रोग्रेसिव होती है, अगर सेल इंजरी की अगर वो सीवियर केसेस में पहुंच जाती है तो क्या होता है, वो इरिवर्सिबल इंजरी होती है, यानी कि वो परमानेंट हो जाती है और वो फिर कभी रिवर्सिबल नहीं हो सकती है। इसमें दो कंडीशंस आते हैं, पहला तो हमारा होता है नेक्रोसिस और दूसरा होता है एपोप्टोसिस। दोनों ही परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, फिर से ये पहले के जैसी हमारी जो सेल्स इंजर्ड हुई है वो दोबारा से पहले के जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि वर्ड यूज हो रहा है इरिवर्सिबल इंजरी। नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से सेल्स डेथ हो जाती हैं और दोबारा से वो मतलब पहले के तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक है। एपोप्टोसिस भी परमानेंट है, बस ये प्री प्लांटेड होती है, ठीक है। अब इसमें रिवर्सिबल इंजरी भी होती है कुछ, जैसे कि अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा तो वो क्या होता है, उसमें इतनी ज्यादा मतलब वो परमानेंट सेल्स डैमेज नहीं करती हैं, वो रिवर्सिबल होती हैं, थोड़ी देर बाद वो फिर से पहले जैसी आपको दिखने लगती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिवर्सिबल इंजरी। तो जो रिवर्सिबल इंजरी था वो क्या होता है, दोबारा से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस चार्ट का सिंपल सा यही मतलब है, हमारी जो सेल्स इंजरी का बेसिक प्रिंसिपल जो था वो यही है, इसी पे ये काम करती है इंजरी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चीजें आपको समझ आए रिलेटेड दिस टॉपिक, रिगार्डिंग दिस टॉपिक, एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।